हमारा चैनल है आपकी हंसी की दुनिया का पासवर्ड। हमारी हंसी की फैक्ट्री चालू है। बस आप तो ऑर्डर देते रहो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहू और बुलेट। घर के बाहर फट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी ही है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता। महंगी पड़ी होगी ना? माँ महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो? पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा, बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटने जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटफटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबराकर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू? सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में। हाँ, कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता। अरे बहू, अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी, समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगती है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है। तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो। गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो। अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को? चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे चबूतरे नाप लिए, फट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी, बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती।
शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती हैं और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहिबा। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है, कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेके चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है, इसीलिए योगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है, रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है, अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना। अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। उसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहां भी जाती फट 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 गाड़ी पे ही जाती। लौटा बचपन। रश्मि की सास उससे बहुत काम कराती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। रश्मि अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर ना जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। रश्मि स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाता है। रश्मि के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं हुई होती है, लेकिन वो आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू, ठीक तो है ना? तो बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास रश्मि को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे सूरज और डॉक्टर को फोन करती है। वे दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करने लगती है। अरे बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज सुनी। फिर से रोने की आवाज आती है। अरे ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं तो रश्मि रो रही होती है और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है।
दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद करती है और ये देखकर रश्मि को बड़ा मजा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वाकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक। रश्मि अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। रश्मि पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो। तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सास की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद सूरज फिर से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तरह रश्मि की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई। ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और रश्मि को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर और रश्मि की सास और पति एकदम दंग रह जाते हैं और रश्मि के इस नाटक का हो जाता है दी एंड। निधि की शादी किशन नगर में जतीन के साथ हो जाती है। उसकी 2 सास थी, एक तो उसकी सास और एक उसकी दादी सास। निधि स्वभाव में बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी और ये बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन निधि हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और नाच रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। It's the time to disco, कौन मिले देख किसको, It's the time to disco। निधि जैसे ही मुड़ती है, उसकी सास वहाँ खड़ी होती है। वो अपनी सास को देखकर नाचना बंद कर देती है। मम्मी जी, मैं ना बस थोड़ा। नहीं नहीं बहू, और नाचो, पूरे दिन रात एक कर दो प्रैक्टिस में। क्या है ना, तुम्हें तो डांस इंडिया डांस में जाना है ना। डांस इंडिया डांस? नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ हाँ पता है, तुम ऐसे ही ठुमके मार रही हो, नाश्ता तो बनानी ही है अब तक।
ओह, बस मम्मी जी मैं जा ही रही थी बनाने। तभी वहां निधि की दादी सास आ जाती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो चल, तेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। माँ जी चश्मा मिलेगा भी कैसे, वो तो आपने अपने सर पर लगा रखा है। भूल गई थी मैं। सास वहां से चली जाती है और दादी सास निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है और आंख मारती है। अगले दिन निधि टीवी देख रही होती है। तभी वहां उसकी सास आती है और कहती है, बहू ये क्या, दिन भर टीवी के सामने अपनी आंखें खराब करती रहती है तू। मम्मी जी वो कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि टीवी ही देख लूं। अच्छा काम नहीं था, कोई नहीं, रात में घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है। चलिए बहुरानी जी। हैं? कितने लोग आ रहे हैं मम्मी जी? यही कोई 10-12 लोग होंगे। अभी से ही लग जाओ काम पर, समझी। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास वहां से चली जाती है। बाप रे, 10-12 लोग, इतने लोगों का खाना, इतना खाना तो एक साथ मैंने कभी नहीं बनाया। निधि रसोई में जाती है और सब्जी काटना शुरू करती है। सब्जी काटते हुए काफी वक्त बीत जाता है। तभी उसकी सास आती है। ये क्या, अभी तक सब्जी ही काट रही है? अरे अभी तक तो सब्जी बन भी जानी चाहिए थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। सास चली जाती है। इतना सारा काम है और खुद अकेले ही करना पड़ रहा है मुझे। निधि सब्जी काटने के बाद आटा गूंदना शुरू करती है तो देखती है कि आटा खत्म हो गया है। आटे के पैकेट ऊपर वाले स्लैब में रखे हैं। ओफो, एक काम और बढ़ गया। निधि आटा निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है और पैकेट उतारने लगती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और सारा आटा उसके ऊपर गिरता है। हे भगवान, मर गई रे, ये तो सारा आटा ही गिर गया। अब क्या करूं? आज तो सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी। तभी उसकी दादी सास को रोने की आवाज आती है और वो रसोई की तरफ आ जाती हैं। देखती है कि निधि आटे में लथपथ जमीन पर बैठी है और पूरा आटा रसोई में बिखरा हुआ है। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और रसोई की ऐसी हालत है। दादी सासू माँ, आज तो मुझे मम्मी जी घर से ही निकाल देंगे। ओफो, रोना बंद भी करो और जल्दी से सफाई शुरू करो। चलो खाना मैं बना देती हूँ। निधि सफाई में लग जाती है और दादी सास झटपट सारा खाना बना देती है। रात में सारे मेहमान खाने पर बैठते हैं। लीजिए ना, आज तो सारा खाना हमारी बहू ने बनाया है। सब खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बहू के हाथ का खाना? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ हाँ, और ये पालक पनीर तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी सास तो कुछ भी खा ही नहीं रही होती। अरे मम्मी जी, आप लीजिए ना, मैं परोसती हूँ आपको। ये लीजिए पालक पनीर और ये लीजिए रोटी। सास जैसे ही खाने का निवाला खाती है तो अपनी बहू की तरफ देखती है। कैसा बना है खाना मम्मी जी? सास दादी सास की तरफ देखती है। अब बहुत अच्छा खाना बना है। दादी सास समझ जाती है कि उसकी बहू को पता चल गया है कि खाना उन्होंने बनाया है और निधि ये सोचकर घबरा रही होती है कि अब उसकी सास उसका क्या हाल करेगी। सारे मेहमान चले जाते हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा खाना तुम्हें सासू माँ से बनवाया? नहीं मम्मी जी, वो दरअसल आटा। तभी दादी सास वहां आ जाती है और निधि की बात काटते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू जरा डॉक्टर को तो बुला दे। अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? चलिए कमरे में आइए आप। सास निधि की दादी सास को अंदर लेकर जाती है और दादी सास एक बार फिर से निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दादी सास ने मुझे फिर से बचा लिया।